अब की बार 400 पार। नमस्कार साथियों, अटल जी की वो पंक्तियाँ याद आ रही है दोस्तों कि सरकारें तो आएगी जाएगी, पार्टियाँ बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो बहुत सुना था, बहुत हाई लेवल का जोश था, सभी पूरे देश में एक जश्न का माहौल था और पूरी एक जोश जुनून था सभी लोगों के मन में और दिल में कि अब की बार बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है भारत की राजनीति में, इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में एक नया रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। लेकिन पूरी आशाओं पे पूरा पानी फिर गया और बहुत बुरी तरह, बहुत मुश्किल से एनडीए सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी की बहुत जीत तो हुई है लेकिन बहुत बुरी तरह जीत हुई है और बहुत कहूँगा कि एनडीए सरकार बनाने जा रही, लेकिन एक बहुमत वाली सरकार नहीं बनेगी, इस बार गठबंधन वाली सरकार बनेगी। 2 टर्म्स 2014 में और 2019 में बीजेपी अपने अकेले के दम पे एनडीए के साथ सरकार बनी थी, लेकिन अपने अकेले दम पे मेजॉरिटी प्राप्त की थी और जो मेजॉरिटी सरकार होती है वो किसी के दबाव में काम नहीं करती, हमेशा कड़े फैसले लेने में सक्षम रहती है और हमेशा कड़े फैसले ले सकती है। जबकि गठबंधन वाली सरकार को सभी को साथ में लेके चलना होता है और सभी की बात मान के चलना पड़ता है। एक प्रेशर रहता है, एक दबाव रहता है राजनीति, और सरकार 5 साल पूरे करे उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है और बहुत मुश्किल से 5 साल कोई सरकार पार कर पाती है। तो एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है और सामने इंडिया गठबंधन था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आपको मैं एक बार सीट बता दूंगा कि जैसे कि बीजेपी ने खुद के अकेले के दम पे 240 सीटें प्राप्त की है और दूसरी फर्स्ट लेवल की नंबर 1 पार्टी बनी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है 240 सीट हासिल करके बीजेपी। और दूसरा नंबर पे है कांग्रेस पार्टी है, 99 सीट प्राप्त किया है और दूसरा नंबर की पार्टी बनी है। तीसरा नंबर की समाजवादी पार्टी ने यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 37 सीट प्राप्त किया है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 29 सीटें प्राप्त की है, 29 सीट। और उसके बाद में डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु की पार्टी है, एमके स्टालिन की 22 सीट प्राप्त किया है। उसके बाद नीतीश कुमार है और टीडीपी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की, जो एनडीए गठबंधन के अंदर है, उनकी 16 सीट से। और जेडीयू नीतीश कुमार है, उनकी 12 सीट है। उसके बाद आरजेडी की 4 है, तेजस्वी यादव। वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की 4 है। आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा कर रही थी और राष्ट्रीय पार्टी बनने का दावा कर रही, उसका इस बार सुपड़ा साफ हो गया, सिर्फ 3 सीटों पे सिमट के रहेगी। जबकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में तो पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया है और खुद अरविंद केजरीवाल भी जेल में बैठे हुए हैं। उसके बाद बीजेडी बीजू जनता दल, उनकी भी पूरी तरह से सफाया हो गया है। 21 में से सिर्फ 1 सीट मिली है और पूरी की पूरी 20 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई है। और मध्य प्रदेश का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है, 29 की 29 सीटें भाजपा के खाते में चले आ गई है और क्लीन स्वीप मार दिया है। जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और उड़ीसा हो गया, बहुत राज्यों में, दिल्ली हो गया, बहुत राज्य ऐसे भी है जो बीजेपी को भर भर के सीटें दी गई, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। उसके बाद एलजेपी की चिराग पासवान की पार्टी, उनकी 5 सीटें मिल गई है। तो ऐसा करके एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और सामने इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठने वाला है। और एक बहुत दुख तो लगा है, बहुत बड़ा झटका भी लगा है, हमको लगा है और बहुत लोगों को लगा है कि सबसे बड़ा झटका वहाँ लगा है अयोध्या में जाके, कि नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी वालों ने अयोध्या के लिए पूरे यूपी में बोल दो अयोध्या में क्या कुछ नहीं किया है, कितनी सारी मेहनत की है अयोध्या के पीछे। उनमें बहुत बड़ा शानदार रेलवे स्टेशन बनाया है, एयरपोर्ट बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, राम भव्यति भव्य, कितने सालों से राम मंदिर का मुद्दा अटका पड़ा था, उसका सोल्व करके राम मंदिर भव्य भव्य राम मंदिर बनाया है और पूरे अयोध्या की कायाकल्प कर दिया है। उस जगह जब जाके बीजेपी हार जाती है तब जाके बहुत बड़ा झटका लगता है और बहुत बड़ा दुख लगता है कि अभी भी हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है और लोग सिर्फ जातिवाद के नाम पे वोट करते हैं। उनको देश की पड़ी नहीं है, उनको विकास की नहीं पड़ी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं पड़ी, उनको जो सामान्य सुविधाएं मिलती है उनकी नहीं पड़ी, उनको सिर्फ लालच है और जातिवाद देखना है, कौन विकास करा उनको कोई पड़ी नहीं है। तो ये बहुत हमारे देश के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है और बहुत बड़े नुकसान की बात है कि लोग जातिवाद के पीछे जाके वोट करते हैं। उसी के चलते, उसी लफड़े के पीछे गुजरात की 1 सीट जातिवाद के चक्कर में लॉस हो गई बीजेपी की। 26 में से 25 सीट आई, 1 सीट कांग्रेस के पास चलेगी, बनासकांठा सीट गनीबेन की, ठाकुर समाज का वर्चस्व था और क्षत्रिय समाज का जो विरोध था उसके चलते 1 सीट भाजपा की चली गई है
कांग्रेस के खाते में, बाकी सारी सीटें गुजरात की आ गई बीजेपी के खाते में। तो वो भी एक जातिवाद बहुत बड़ा हमारे देश के लिए आगे जाके बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाला है। जातिवाद और आरक्षण, ये दो चीज़ें बहुत एक प्रकार का कैंसर है जो आगे जाके भारत का भविष्य बहुत ख़राब कर रहे हैं। जो कोई कितनी भी मजबूत, कोई भी कितनी भी खतरनाक सरकार आ जाएगी तो जो जातिवाद वाला और आरक्षण वाला लफड़ा कभी समाप्त नहीं कर पाएगी। और एक इतने भले ही भाजपा ने बहुत अनुमान के मुताबिक सीट प्राप्त नहीं किया, लेकिन फिर भी भाजपा का प्रदर्शन बहुत सबसे शानदार रहा है, बहुत अच्छा रहा है। भले एक दुख तो हुआ है अंदर कि बहुत जितनी चाही थी उतनी सीटें नहीं मिल पाई है, और सुनने में आया है कि 292 सीट से और 300 के पार भी जा सकती है। कोई इधर उधर के घटक दल साथ में बीजेपी के साथ में मिल सकते हैं, एनडीए में आ सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो बीजेपी की संख्या, एनडीए की संख्या बढ़ जाएगी और एक मजबूत सरकार भारत को दे पाएंगे। और ये एक रिकॉर्ड बन गया भारत के इतिहास में। प्रथम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड था और दूसरे बार ये नरेंद्र मोदी जी का एक लगातार तीसरी बार सरकार बना के वो सरकार में आ रहे और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं 8 जून को। और लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ विधानसभा इलेक्शन भी हुए हैं 4 राज्यों में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। तो 3 राज्यों में शानदार प्रदर्शन के साथ बीजेपी, एक राज्य में एनडीए की गठबंधन वाली सरकार है, जबकि 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने जा रही है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें थी तो उसमें 46 सीट्स के साथ, 46 सीट के साथ दूसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही, पूर्ण बहुमत वाली सरकार। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाने जा रही है, 175 सीट थी। सिक्किम में 32 सीट थी, जो कि एसकेएम पार्टी जो 31 सीट प्राप्त किया है, वो एसकेएम पार्टी की सरकार बनेगी सिक्किम में। और उड़ीसा में 147 सीट में से 78 सीट, 78 सीट प्राप्त किया है बीजेपी ने। पहली बार बीजेपी उड़ीसा में सरकार बनाएगी भारत के इतिहास में। और भारत के इतिहास में बीजेपी ने प्रथम बार केरल में 1 सीट प्राप्त की है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। खाता खोला है पहली बार, जबकि कहा जाता है कि साउथ में बीजेपी को पूरी तरह से नकार देते हैं, लेकिन इस बात को इस इलेक्शन में पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। उड़ीसा हो गया, साउथर्न स्टेट में ही आएगा उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तेलंगाना में भी 7 सीट बीजेपी ने प्राप्त की है, वो भी बहुत अच्छी बात है। और कर्नाटक में भी अच्छी खासी सीटें मिली उनको। सबसे बड़ा लॉस बीजेपी को हुआ है तो यूपी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और नुकसान होने का 2 कारण आपको मैं मुख्य कारण बता दूंगा कि बीजेपी को सीट का नुकसान क्यों हुआ है। आधे में आके सिमट की होगी, 60 की जगह 30 सीट पे क्यों आ गई बीजेपी। इसका कारण ये हो सकता है दोस्तों कि बीजेपी की सरकार ने काम तो यूपी में बहुत शानदार किए, योगी जी के नेतृत्व में शानदार एक से एक काम हुए, लेकिन ये जो कांग्रेस और सपा समाजवादी पार्टी दोनों एक हो गए, इसकी ये और बीएसपी जो वोट काटती थी इन लोगों के, ये बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती जी की वो पार्टी बैठ गई और इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से वोट नहीं कटे और पूरे के पूरे सब सपा वोट, जो यादवों के वोट थे, दलितों के वोट थे और मुस्लिमों के वोट थे, तीनों के तीनों वोट पूरे इंडिया गठबंधन को मिल गए। जबकि सामने भाजपा की सरकार के पास वोट रोज़ लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगारी के विषय में रोज़ गुस्सा भी था और नौकरियों के विषय में, पेपर लीक में के मामले में। और तीसरी बात, जो अग्निवीर योजना लाई, इसके बदले में भी युवाओं में थोड़ा बहुत गुस्सा था। इसके चलते एक और नुकसान हुआ और एक तरफ जातिवाद की राजनीति हुई, उस वहाँ पे जाके मात खा गई बीजेपी और उनका ये लॉस हो गया है। तो कुल मिला के राहुल गांधी जी और 2 मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे कि हम जाति सेंसस, जाति जनगणना करवाएंगे, जाति के आधार पे जनगणना करवाएंगे, जिसके और वो कहना चाहते हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, जबकि बीजेपी अगर इतनी सारी सीटें आ गई तो आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे थे। और दूसरा, उनकी महिलाओं वादा कर रहे थे कि हर महिला के खाते में साल में 1 लाख रुपये, हर महीने 8,500 खटाखट ठकाठक और फटाफट आने लगेंगे। ये मुद्दा और लोगों को एक लालच दिया, जिसकी वजह से अच्छे खासे वोट खींचे हैं इंडिया गठबंधन ने। और एक और बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि भारत के इतिहास में इस चुनाव में 2 सीट ऐसी भी रही है जो कंट्रोवर्शियल, पूरा उसमें अलग ही नज़ारा देखने को मिला। जैसे एक सूरत की सीट थी जहाँ निर्विरोध बिना इलेक्शन के ही भाजपा का उम्मीदवार जीत जाता है, और एक थी इंदौर सीट जहाँ से कोई लड़ने वाला ही नहीं था। जो कांग्रेस का जो खड़ा हुआ था कैंडिडेट, वो आखिर में एंड में आके बीजेपी में शामिल हो गया, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार के सामने कोई लड़ने वाला नहीं था। तो लोगों ने नोटा का बटन दबाया, लेकिन 10 लाख वोटों से वहाँ पे भी एक प्रकार से निर्दलीय कहेंगे तो वो जीत गया है उम्मीदवार। ये 2 सीट बहुत कंट्रोवर्शियल सीट थी। और तीसरी सीट बहुत मैं उसको फोकस करना चाहूँगा, विदिशा सीट से लड़ रहे थे शिवराज सिंह चौहान, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, जिन्होंने बहुत अच्छे शानदार प्रदर्शन किया है और भारत के इतिहास में एक रिकॉर्ड बना दिया है। 7 से 8 लाख वोटों की लीड से जीत हासिल की है, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन है और उनकी एक काबिलियत को दर्शाता है।
और जो स्मृति ईरानी कही जाती है, फायर ब्रांड नेता थी और जायंट किलर के नाम पे जो फेमस थी, तो उन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया, जिसकी वजह से बहुत बुरी तरह पस्त हो गई और उनको एक हार का सामना करना पड़ा है। और एक राहुल गांधी को, जिसको कोई भारत में बहुत कम वैल्यू दी जा रही थी बहुत लोगों के द्वारा, जिनको पप्पू के नाम से भी संबोधित किया जाता था, लेकिन इस बार एक मुखर चेहरा होकर सामने आया और वायनाड और रायबरेली दोनों सीट से बहुत हैवी वोटिंग से उन्होंने लीड से विजय हासिल किया है। वो भी बहुत एक शानदार सराहनीय बात है। तो राहुल गांधी जी ने एक कहेंगे कि राजनीति में एक उछाल लाया है और एक नया एपिसोड, नया अध्याय शुरू किया है, जो कि इनके आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। उनको भी शुभकामनाएं देनी बनती है। और भाजपा ने और एनडीए ने तो मोदी जी के नेतृत्व में जितने काम किए, उसकी मैं अगर गिनती करने जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि शॉर्टकट में बताऊंगा, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, और शौचालय घर घर में, प्रधानमंत्री जनधन योजना, हर घर में आवास योजना, और किसान सम्मान निधि योजना, और ऐसी तो कई अनगिनत योजनाएं जो मोदी जी ने लाई है, उसकी मैं जितनी तारीफ करूं इतनी कम है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मैं बात ही क्या करूं। और डिफेंस सेक्टर में जो इन्होंने काम किया है, वो भी एक गजब का, कमाल का उन्होंने काम किया है, जिसकी जो काबिले तारीफ